Good evening. Am I audible? Am I audible to all of you? Good evening, ma'am. Good evening जी. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. हम आज करेंगे इंडिया. आपने सिलेबस देखा है HCS का? प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं? किसी ने देखा पेपर? अगर आप HPSC की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो ईयर 2021 का पेपर है प्रीलिम्स मेंस इन सब के वहाँ पे रखे हुए हैं. तो प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज़ है उसमें इफ़ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी तो वो मेनली इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. मेनली इट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बट इन डिटेल. समवन हैज़ अनम्यूटेड, प्लीज़ अपने आप को म्यूट करें, बैकड्रॉप नॉइज़ आ रही है. सो इट इज़ मेनली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो हम उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं. मेरा सजेशन आप लोगों को कि NCERT की जो +1 +2 की बुक है वो आप खरीद लें. उसमें आधे सेगमेंट में वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी है +1 में और इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी है. जो +2 की NCERT बुक है उसमें आधा पोर्शन वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी है और नेक्स्ट पोर्शन में इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी है. सो अगर आप इस सोर्स से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं इंडिया वाले एस्पेक्ट को तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. और जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज़ ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. बुक में इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है और जब भी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी मेक श्योर कि एटलस आप अपने सामने खोल के बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है. वो ओरली पढ़ना कुछ और होता है लेकिन जिस टाइम आप एक्चुअली उस प्लेस को मैप के थ्रू पढ़ते हो ना तो वो अच्छे ढंग से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा. आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उस प्लेस की लोकेशन और उस प्लेस के साथ साथ आसपास के 3-4 प्लेसेस और भी आपके माइंड में रहेंगे. सो मेक श्योर कि आप बुक से पढ़ रहे हैं अच्छे ढंग से और एटलस भी आपने रखी हुई है. कोई भी नया प्लेस, कोई भी नया माउंटेन रेंज, रिवर या किसी सी का नाम आता है तो साथ के साथ आप एटलस से उसको वेरीफाई करो. राइट. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इंडिया का इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, दैट इज साइज एंड लोकेशन ऑफ द कंट्री. अब अगर आप इंडिया की वर्ल्ड लोकेशन में या वर्ल्ड मैप के ऊपर लोकेशन देखो तो ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्रीज. इंडिया जो है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लाई करता है एंड मोर ओवर ये रहा 0 डिग्रीज जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. सो इंडिया जो है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करता है, यानी कि दिस कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर. दिस इज वन थिंग. सेकेंडली, अगर आप इंडिया को पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखते हो तो ये आता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 7th लार्जेस्ट है. नंबर 1 रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 USA, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राज़ील, फिर वी हैव 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7th दिस इज इंडिया. सो ये है हमारे 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और आने वाले थोड़े टाइम में जिस स्पीड से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट सून इट विल ओवरपास और ओवरटेक चाइना और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है बन जाएगा. इंडिया का
अगर हम लोकेशन देखें इन टर्म्स ऑफ एशिया, यू नो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा एक्सपेंस है एशिया का और इतना डायनेमिक है इन टर्म्स ऑफ रिलीफ या इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी। कहीं पे परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा रीजन है, कहीं पे हाई माउंटेनस एरियाज हैं, कहीं पे कोस्टल रीजन्स आते हैं, कहीं पे डेजर्टिक एरिया आता है। तो एशिया को ही हमने न्यूमरस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे ये जो रीजन है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया। देन ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, ये पोर्शंस आते हैं, तो ये बन गया हमारा ईस्ट एशिया। देन वी हैव दिस म्यांमार एंड थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया रीजन, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। सिमिलरली बियॉन्ड ईरान एंड टुवर्ड्स द वेस्ट, ईरान, इराक, टर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, जॉर्डन, इजराइल एट्सेट्रा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है आउट हेयर, इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। एंड जो रिमेनिंग सेगमेंट इधर बन गया उसका नाम है साउथ एशिया। सो इंडिया जो है उसकी लोकेशन इज इन साउथ एशिया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन, जिसमें कंट्रीज आती हैं लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एट्सेट्रा। सो ये सारे, और मालदीव्स वगैरह, ये सारा साउथ एशिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो इंडिया है। ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। नाउ अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, सो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ये है फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। सो mainland of India starts at 8 degrees 4 minutes north and जो northern most point of India है out here, this is 37 degrees and 6 minutes north। इस point को बोला जाता है इंदिरा कॉल। और जो mainland का southern most point है ये है कन्याकुमारी। और अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस देखें इसका, तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात। सो इसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस जो है दैट इज फ्रॉम 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। सो ये इसका एक्सटेंट है, that is your east-west extent. The total north-south extent is 3,214 kilometers, whereas east-west extent is 2,933 kilometers. मतलब ज़्यादा difference नहीं है between the north-south extent and the east-west extent of the country. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है, सी ये डॉटेड लाइन है, मैंने इसको रेड लाइन से बना दिया है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स, नॉर्दर्न हाफ एंड सदर्न हाफ। नॉर्दर्न हाफ बेसिकली लैंड फ्रंटियर है। लैंड फ्रंटियर का मतलब है कि ये जो नॉर्दर्न हाफ है, इट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्रीज। ऑन दी अदर हैंड जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो बेसिकली पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है विच इज covered by water from 3 sides और which is surrounded by water from 3 sides। तो देखो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। सो सदर्न पोर्शन में कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, रादर हमारा जो सबसे नज़दीकी नेबर है इन द सदर्न पार्ट, जो ओशनिक नेबर है, वो है श्रीलंका। तो ये है हमारा मेरीटाइम बाउंड्री, हम इसके साथ शेयर करते हैं। लेकिन लैंड बाउंड्रीज जो है वो इंडिया शेयर करता है विद पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, चाइना जिसके साथ हमारी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, देन वी हैव नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सो ये कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया देयर आर न्यूमरस आइलैंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। बे ऑफ बंगाल में वी हैव अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, एंड अरेबियन सी में हमारे पास है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो ये है द मेजर ओरिएंटेशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू its location, latitudinal and longitudinal extent. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इट पासिस थ्रू नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग, और आइडेंटिफाई द स्टेट थ्रू विच इट इज नॉट पासिंग। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको वो स्टेट फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू वो नहीं जा रहा है। सो देखो, ये रहा गुजरात फर्स्ट स्टेट, देन राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट सेकेंड स्टेट, देन वी हैव मध्य प्रदेश द थर्ड वन, फिर आता है छत्तीसगढ़ द फोर्थ वन, देन वी हैव झारखंड फिफ्थ वन, दिस इज वेस्ट बंगाल द सिक्स्थ वन, then here we have Tripura the 7th one, and finally we have Mizoram the 8th one. So total 8 states हैं through which the Tropic of Cancer is passing in India. एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये mentioned है longitude which is 83.5 degrees east longitude, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसका टाइम इज फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री। अब देखो जनरली क्या होता है, हमने देखा कि जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है ये है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, एंड जो अरुणाचल प्रदेश में पोर्शन है ये है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। यानी कि टोटल जो हमारा डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे दैट इज नियरली 30 डिग्रीज। ईस्ट वेस्ट एक्सपांस अगर आप देखो तो ये टोटल 30 डिग्रीज का बनता है। अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि अर्थ ग्लोब है, राउंड है, स्फीयर है जो कि रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे, तो टाइम की जिस टाइम हम बात करते हैं ना, तो पूरे ग्लोब के ऊपर टोटल नंबर ऑफ 360 मेरिडियंस आते हैं, और ये 360 मेरिडियंस जो हैं वो 24 घंटे में कवर अप होते हैं, दैट इज 1 डे। सो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में कवर अप होता है। इट टेक्स अर्थ 4 मिनट्स टू कवर अप 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट वेस्ट एक्सपांस जो है वो है हमारा 30 डिग्रीज। सो 30 डिग्रीज कितने ड्यूरेशन में कवर अप होंगे, 30 इंटू 4 दैट इज 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये टाइम डिफरेंस आएगा 2 घंटे। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। इस टाइम जो अभी शाम के लगभग 6 बजने का टाइम है, टेक्निकली स्पीकिंग अरुणाचल प्रदेश में सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी डार्क, और वहाँ पे शाम के 7 बजे से भी ज़्यादा जो टाइम है वो हो रहा है। लेकिन क्योंकि काफ़ी हर एक एरिया में हर एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर टाइम का अंतर रहता है, इसलिए इंडिया के सेंटर से पास करता हुआ जो ये मेरिडियन है, ये देखो ये जो सेंटर से पास कर रहा है मेरिडियन दैट इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इसका जो टाइम है वो पूरा कंट्री फॉलो करता है, सो दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्म टाइम जो है वो एग्जिस्ट करे। इसमें कोई डाउट?
अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई डाउट आता है सो प्लीज़ अपने डाउट्स उसी टाइम पे क्लैरिफाई कर लें। देन एज फार एज द साइज ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड, इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? ओके, सो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का टोटल एरिया है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड का 22.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो एक काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन है। दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आप ये देखो लैंड बाउंड्री, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें फ्रॉम गुजरात के कोस्ट से अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टेरिटरी सारा का सारा, फिर हमारी बाउंड्री विद उत्तराखंड एंड यूपी, देन सिक्किम और पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सारी बाउंड्रीज इंक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, ये टोटल बाउंड्री का जो डिस्टेंस है दिस कम्स टू बी 12,200 किलोमीटर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गुजरात के कोस्ट से लेके अपनी सिर्फ कोस्ट लाइन देखें, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, सो ये टोटल डिस्टेंस बनता है 6,100 किलोमीटर्स। अब इस फिगर में अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की भी बाउंड्री मिला लें और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइन को ज्वाइन कर दें, सो टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर्स। सो इंडिया की जो टोटल लैंड फ्रंटियर है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स, वेयर एज कोस्ट लाइन जो है मेन लैंड इंडिया की 6,100 किलोमीटर्स है, आइलैंड्स के साथ वो 7,516 किलोमीटर्स बनती है। India is bounded by Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast area। मतलब ये जो Youngfold Mountains हैं ये कौन से हैं? These are the Himalayas। So हिमालयाज जो हैं उन्होंने इंडिया को नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से कंप्लीटली सराउंड करके रखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सर्दर्न पोर्शन में देखो, साउथ ऑफ 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे ये जो 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है इसके नीचे अगर आप इंडिया को देखो तो वो लगातार टेपर नैरो डाउन होना शुरू हो जाता है और ये एक वेज की तरह इंडियन ओशियन को पेनिट्रेट करता है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तरफ हमारे पास है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ हमारे पास है अरेबियन सी। सो ये हुआ है सर्दर्न पोर्शन में। देन जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्रीज है इंडिया का और जो 2 घंटे का टाइम रेफरेंस है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो अलग बात है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हमें काफ़ी कम लगता है एज कंपेयर टू दी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल मैंने आपको बताया था। द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अब देखो अगर तो हम सिर्फ इंडियन मेनलैंड की बात कर रहे हैं फिर तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम पूरा इंडियन यूनियन की बात कर रहे हैं, इंडियन यूनियन का मतलब आइलैंड्स भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सो इंडियन यूनियन के केस में अगर आप देखो तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है इन द निकोबार आइलैंड और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है जिस टाइम 2004 में इंडियन ओशियन में काफ़ी भयंकर सुनामी आई थी तो उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अंडर सी अर्थक्वेक इंदिरा पॉइंट आज की डेट में इंडियन ओशियन में सबमर्ज्ड है क्योंकि वहाँ से जो सी बेड था वो नीचे को डिप हो गया और वो अब पानी के नीचे एग्जिस्ट करता है, राइट।
जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की 82.30 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, इट पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। सो वो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसके बारे में सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको हमने सेलेक्ट किया है एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका टाइम पूरा कंट्री फॉलो करता है एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ as far as India's relation और India's आप कह सकते हो importance in the world is concerned, इंडिया स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन में एग्जिस्ट करता है। कैसे? इफ़ आई स्विच बैक टू दिस इनिशियल मैप, आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो वेस्ट को ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। इंडियन ओशियन, जो ये पूरा का पूरा ओशियन है यहाँ पे वाटर मास, ये वाटर मास अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकास को कनेक्ट कर रहा है विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना एट्सेट्रा। सो इट इज़ वाया दिस इंडियन ओशियन रूट दैट ये सारे के सारे जो नेविगेशन रूट्स हैं हमारे, तो वो डेवलप्ड हैं, नंबर 1। सेकेंडली, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया आप इस फैक्ट से लगा सकते हो दैट Indian Ocean is the only ocean in the world which is named after a country. वर्ल्ड का और कोई भी ओशियन जो है वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशियन, सर्दर्न ओशियन, अगर आप इन चारों ओशियंस को देखो तो किसी भी कंट्री के नाम के ऊपर ये नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस ओशियन, इंडियन ओशियन। पास्ट में भी इंडिया जो है वो जिस टाइम लैंड रूट्स थे तो लैंड रूट्स, इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स के जंक्शन के ऊपर ये लोकेटेड था। सो चाहे आप एंशियंट सिल्क रूट की बात करो या एंशियंट ट्रेड रूट्स की बात करो, तो ये सारे रूट्स जो थे वो वाया इंडिया से होते हुए जाते थे। सो दिस शोज दैट हाउ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट दिस एंटायर एरिया हैड बिन। एंड लेटर ऑन मिडिवल सेंचुरी में जिस टाइम अरब्स ट्रैवलर्स, चाहे आप इब्न बतूता की बात करो या अल मसूदी की बात करो, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट अरब ट्रैवलर्स थे वो बेसिकली इस पूरे एरिया में वाया सी रूट अरेबियन सी से इंडिया की तरफ आए थे। सो नॉट ओनली कि हमारे लैंड रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बट मिडिवल टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट नेविगेशन रूट्स भी टू इंडिया काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए थे। एक चीज़ का आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक हिस्ट्री में कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टेड था वाया लैंड रूट्स इंस्टेड ऑफ सी रूट्स। सो इट वॉज थ्रू लैंड कि हमारा जो कनेक्ट है इन कंट्रीज के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहा है। एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स विद द एडवांसमेंट इन नेविगेशन, इनफैक्ट जो नए सी रूट्स थे वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए थे। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि स्ट्रैटेजिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली लोकेटेड एंड रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारे पूरे एशियाटिक कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। चाइना के साथ एंशियंट रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे एंड इट वाज वाया माउंटेन पासेस कि इंडिया एंड चाइना वर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ये जो हैं ये आप देखो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं। तो जो भी मेजर वर्ल्ड रूट्स हैं, चाहे वो एयर रूट्स हैं, दीज रेड लाइंस आर एयर रूट्स। सी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, द 4 मेजर मेट्रो जो हैं ये मेजर इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर लाई करते हैं, जो कि यूरोप को कनेक्ट कर रहा है विद ईस्टर्न साइड और जापान, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे। सिमिलरली अगर आप ओशियन रूट्स की बात करो, सी रूट्स की बात करो, तो ये ब्रोकन ब्लू लाइंस हैं। यहाँ पे भी आप देखो अफ्रीका के बीच से और यूरोप से जो शिप्स आ रहे हैं विच आर पासिंग थ्रू द सुएज कनाल रूट, रेड सी से होते हुए थ्रू पर्शियन गल्फ, वो इंडिया से आगे फर्दर मूव कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस एरियाज। सो ये
जंक्शन में है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन में जो इंडिया है वो प्रेजेंट है। मोर ओवर ट्रेड के टर्म्स में वर्ल्ड का 60% ऑयल जो है उसका ट्रेड इंडियन ओशियन के थ्रू ही होता है। सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़, चाहे वो आपके प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, या वो आपकी कॉस्टली मशीनरीज़ हैं, या फिर वेरी हाई डिमांड ऑफ एग्रेरियन प्रोडक्ट्स हैं, या फिर सबसे ज़्यादा ट्रेडेड आइटम पेट्रोलियम है। सो ये सारे के सारे इनका मैक्सिमम जो कंसाइनमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। सो दिस इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट दीज ऑल रूट्स आर। नाउ अब इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया का इंटरनल मेकअप देखें, पॉलिटिकल मेकअप, सो इंडिया इज़ बेसिकली a union of 28 states and 8 union territories. So total 36 administrative units हैं in India. The state of Jammu and Kashmir was divided into the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो पहले जो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारा इंक्रीज करके 29 हो गया था आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, वो 2001 से जब 2021 में जिस टाइम स्टेटहुड ख़त्म किया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद हमारा फिर से जो स्टेट का नंबर था वो 28 पहुंच गया। ऑन दी अदर हैंड उस टाइम पे हमारी जो नंबर ऑफ यूटीज थी दे वर 7, लेकिन फिर क्या किया गया, 2 यूटी दैट इज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, उनको क्लब कर दिया गया। वो यूटी एक कॉमन यूटी बन गई। सो उनका नंबर रिड्यूस होकर यूनियन टेरिटरीज का बना 6। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिसइंटीग्रेटेड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब 2 यूटीज एडअप हो गए, तो 6 पहले एंड 2 बाद में एडअप हुए। सो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इंडिया के लैंड मास के ऊपर बन गई। अब इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज जस्ट द रिपीटेशन। ये देखो यहाँ पे एक नैरो स्ट्रेच है इन जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से अफगानिस्तान जो है इट इज टचिंग और शेयरिंग द बॉर्डर विद इंडिया। इस एरिया को बोला जाता है दुरंद लाइन। ऑन द अदर हैंड ये जो है, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन। और उसके बाद फिर आती है हमारी चाइना के साथ शेयर्ड बाउंड्री, जो कि काफ़ी लंबी बाउंड्री है, बिकॉज तिब्बत जो है वो चाइना ने एनेक्स कर लिया है। सो दिस बाउंड्री इज बेसिकली कॉल्ड मैकमोहन लाइन, एंड ऑफ कोर्स मैकमोहन लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को लेके देयर इज़ अ बिग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी उसने बनाया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द डिस्प्यूट इज़ गोइंग ऑन। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ऑफ कोर्स वो शेयर हो रही है विद बांग्लादेश। इनफैक्ट अगर आप बांग्लादेश को देखो ना, तो ये कंट्री इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम 3 साइड्स। वेस्ट में वेस्ट बंगाल है, ईस्ट में त्रिपुरा है और असम स्टेट है, और उसके नॉर्थ में मेघालय है। सो 3 तरफ से जो बांग्लादेश है वो इंडिया से सराउंडेड है, एंड 4th साइड जो है दैट इज ऑफ कोर्स द सुंदरबंस डेल्टा, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है एंड बे ऑफ बंगाल एरिया, वो उसकी 4th बाउंड्री आ गई। देन वी शेयर अ बाउंड्री विद उत्तराखंड, इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश और सिक्किम की विद नेपाल, एंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और आसाम की, प्लस यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी एक छोटा सा पार्ट आता है, भूटान के साथ हमारी बाउंड्री। एंड इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है दैट इज़ विद म्यांमार। ये एक नेचुरल फ्रंटियर है, ये एक थिकली फॉरेस्टेड एरिया है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक नेचुरल बैरियर के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। सो ये है हमारी द कंट्रीज विद विच वी शेयर द बॉर्डर। श्रीलंका के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, तो इट इज़ जस्ट दी मरीन बॉर्डर, सिर्फ ओशियन बॉर्डर है, मेरीटाइम बॉर्डर है। सो हमारे जो नज़दीकी 2
कंट्रीज़ हैं जो कि ओशन में हमारे नज़दीकी नेबर्स हैं, दे आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका एंड इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ चैनल जिसका नाम है पाक स्ट्रेट. यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाटर बॉडी जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाली. एंड यहीं पे एक और वाटर बॉडी है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक बे. और इस पाक बे के बीच में हमारे पास आता है ये पाक स्ट्रेट जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और दिस पाक बे को आपस में कनेक्ट करता है. एंड देन वी हैव मालदीव्स जो कि साउथ ऑफ लक्षद्वीप जो है वो लोकेटेड है. राइट. सो ये था आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर्स. रिविजन करते हैं. आंसर्स आप लोग बताएंगे. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट्स? उड़ीसा. Correct. The answer is Odisha. The easternmost longitude of India is easternmost longitude. Who can give the answer? Option A ma'am. Option A, correct. It is the option A. जनरली देखो क्या होता है, ये है प्राइम मेरिडियन 0. यहाँ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो लगातार वैल्यूज बढ़ेंगी टिल 180 डिग्रीज ईस्ट, और अगर इसके वेस्ट में जाओगे तो वैल्यूज इंक्रीज करेंगी टिल 180 डिग्रीज वेस्ट. सो से ये है आपका 50 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आ गया आपका 110 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे है से 75 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड दिस इज योर 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड सो ऑन. ऐसे वो आगे फर्दर इंक्रीज कर रहा है. सो ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश दैट इज 97. द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन विच वैल्यूज? Which is the option? Option B ma'am. Option B, yes. It is 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north. Tropic of Cancer passes through which of these following states? Option B ma'am. Option B, Tripura. Yes, it passes through Tripura. द ईस्टर्न मोस्ट ये तो हमने कर लिया है. ये बताओ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नेपाल में. नेपाल, करेक्ट. दैट इज नेपाल, क्योंकि भूटान जो है वो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम एंड सिक्किम के साथ शेयर करता है. जो चाइना का बॉर्डर है दैट इज विद द यूटी ऑफ लद्दाख, विद उत्तराखंड, विद अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम है. म्यांमार के साथ इट इज बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये स्टेट्स आती हैं. राइट, सॉरी. So it is Nepal. Which geographical feature bounds India's mainland south of 22 degrees north latitude? कौन सा geographical feature है? Option A ma'am. Option A, okay. और कोई डिफरेंट आंसर देना चाहता है? Anyone who can give the some different answer? See, question is south of 22 degrees north latitude. ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसके नीचे से कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर है? यंगफोल्ड माउंटेन्स तो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट.
दिस इज आउट हेयर बे ऑफ बंगाल, यहां पे आ जाता है अरेबियन सी एंड नीचे आ जाता है इंडियन ओशियन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शन डी करेक्ट, दैट इज सीज एंड ओशियंस। क्योंकि इंडियन जो मेनलैंड है साउथ ऑफ 22 degrees north latitude, that's a peninsula surrounded by water from 3 sides. Which of the following is the oldest route of contact between India and other countries of the world? Option A ma'am. ऑप्शन ए है पक्का? मैंने आपको बताया था इट इज द लैंड रूट्स, ओशन रूट्स तो बाद में आए। जो चाहे आप एंशियंट सिल्क रूट देखो, ट्रेड रूट देखो, या इंडिया और चाइना का कनेक्शन देखो एंशियंट टाइम पीरियड में, या साउथ ईस्ट एशिया के साथ देखो, दैट वाज वाया लैंड रूट। ओशन रूट्स तो लेटर ऑन डेवलप हुए थे। नेविगेशन जो है, नेविगेशन केम मच लेटर एज कंपेयर टू द लैंड कम्युनिकेशन, राइट। सो ये चलो रिविजन हो गया, ओके। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। डाइवर्स फिजियोग्राफी, यही आपको आइडिया दे रहा है किस तरह का फिजियोग्राफी है। कहीं पे हाई माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, कहीं पे डेजर्ट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको हिल्स मिलेंगी एंड लश ग्रीन फॉरेस्टेड एरियाज मिलेंगे, और कहीं पे आपको वास्ट कोस्टल एरियाज या वेटलैंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। So all in all, if you look at the topography of India, that's varied, very very varied. ये जितना भी ग्रीन कलर से दिखा रखा है ना, ये सारे प्लेन एरियाज हैं। जो ये कलर से दिखा रखे हैं ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन टू दिस ग्रे कलर, ये सारे हाई माउंटेन्स हैं। जो येलो कलर है, दिस इज द प्लेट्यू रीजन। सो इंडिया इतना डाइवर्स है कि कहीं पे आपको बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स मिलेंगे, वहीं पे हिमालयाज जो हैं दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। पेनिनसुलर इंडिया प्लेट्यू है एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स हमें पेनिनसुलर इंडिया में मिलेंगी, वेयर एज हिमालय में, हिमालयन रीजन में हमें वर्ल्ड की वन ऑफ द यंगेस्ट रॉक्स मिलेंगी। सो बहुत वेराइटी जो है वो फिजियोग्राफी के केस में हम इंडिया में देखते हैं, right? So as far as the major physical divisions of the country are concerned, इस केस में हमने अपने पूरे कंट्री को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये जो 6 कैटेगरीज हैं ये क्या कहते हैं? वी हैव द हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें मिलते हैं। उसके बाद फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि लोकेटेड हैं टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। ये पूरा येलो शेड जो है, दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके नीचे आते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करते हैं एंड मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो है उसको कवर अप करता है। आप कह सकते हो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली आधा जो है, दैट इज नियरली 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इंडिया की सबसे बड़ी डिवीजन जो है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये जो ग्रीन कलर है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा आ जाता है, और इसका एक पार्ट हमें यहाँ पे भी मिलता है। वन पोर्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मेघालय। देन वी हैव द इंडियन डेजर्ट जो कि जनरली राजस्थान वाला हिस्सा है। अरावली रेंज के वेस्ट का जो पोर्शन है टिल द बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वो है हमारा डेजर्ट, और इसमें कुछ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न गुजरात भी आता है। देन वी हैव द कोस्टल प्लेन्स जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट और ईस्ट में लोकेटेड हैं अलोंग द coast of Arabian Sea and Bay of Bengal। मतलब between the coast of Arabian Sea and the western limit of peninsular plateau, western limit किसने बना रखी है? Western Ghats ने। ईस्टर्न लिमिट बना रखी है ईस्टर्न घाट्स ने। सो वेस्टर्न घाट से लेके अरेबियन सी कोस्ट के बीच वाला हिस्सा आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल सी का जो कोस्ट है वो हमारा आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड अल्टीमेटली द 6th फिजियोग्राफिक ग्रुप इज
द आइलैंड्स। और आइलैंड्स में हम प्राइमरीली वो दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं जो कि इंडिया से काफ़ी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। सो टुवर्ड्स द वेस्ट इन अरेबियन सी वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड टुवर्ड्स द ईस्ट इन द बे ऑफ बंगाल एरिया वी हैव अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो ये हैं हमारी 6 मेजर डिवीज़न एंड ये 6 की 6 डिवीजन्स बहुत ही वैरायटी की हैं। आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को ध्यान से अंडरस्टैंड करें। नाउ ये हिमालयाज क्या कहते हैं? द फर्स्ट डिवीजन दैट इज हिमालयन रीजन। अब हिमालयाज की अगर हम बात करें, दिस इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। एरिया, टोटल एरिया अगर आप देखो हिमालयाज का तो दैट इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ये तो आ गया टोटल एरिया। हिमालयाज हैज पैरेलल रेंजेस और ये पैरेलल रेंजेस कितनी हैं? 3। फर्स्ट रेंज जो है, दिस इज द फर्स्ट रेंज 1, ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ना, ये फर्स्ट रेंज है। इसके बाद ये आती है सेकेंड रेंज एंड देन वी हैव द थर्ड रेंज आउट हेयर। ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो कि चल रही हैं इधर। फर्स्ट रेंज इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयाज। इसका एक और नाम है, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। लेट मी जस्ट चेक कि इसके बारे में मेंशन है कि नहीं है। ओके, यस, ये आगे कंपैरिजन में आपको आ जाएगा। सो ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड इनर हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। लेंथ जो है वो है 2400 किलोमीटर्स और विड्थ जो है वो 150 से लेके नियरली 150 किलोमीटर्स, सॉरी 450 किलोमीटर्स वाइड है। Himalayas are narrow in the east but they broaden out at west, right? So ये हो गए हमारे इनर हिमालयाज। वर्ल्ड की जो टॉप हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी की सारी हिमाद्री में लाई करती हैं। सो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नंगा पर्वत, नामचा बारवा, दीज आर नेम ऑफ द फ्यू ऑफ द हाईएस्ट पीक्स। ग्रेटर हिमालयाज का जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो है नंगा पर्वत, हेयर इट इज इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो ये रहा, नामचा बारवा, नामचा बारवा इन द ईस्ट। तो इसके बीच में ये पूरे के पूरे जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई हैं, इनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इनके बीच में कई गैप्स बने हुए हैं जिनको हम पासेस कहते हैं, एंड इट इज़ थ्रू दीज पासेस दैट दे कैन बी crossed over to the other side, right? And world के जो highest जो largest glaciers हैं, maximum number of glaciers outside polar region is found in the Himalayan region. हिमालयाज में वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स हमें मिलेंगे जो कि पोलर रीजन्स के बियॉन्ड हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन्स यहाँ पे मिलते हैं। सेकेंड रेंज जो आती है, दिस 2 जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, तो सेकेंड रेंज का नाम है लेसर हिमालयाज, लेसर ऑल्सो कॉल्ड मिडल हिमालयाज। इनको ग्रेटर हिमालयाज बोला गया था, हिमाद्री बोला गया था, तो ये लेसर हिमालयाज है या मिडल हिमालयाज है। इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है हिमाचल, नॉट हिमाचल प्रदेश, इट इज हिमाचल बेसिकली, राइट। सो ये जो लेसर हिमालयाज हैं इसकी अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग नाम हैं इसके। जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखोगे तो वहाँ पे लेसर हिमालयाज को पीर पंजाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालयाज को धौलाधार बोला जाता है। इन उत्तराखंड
इसको मसूरी रेंज कहा जाता है। फिर नेपाल में इसको नाग टिब्बा बोला जाता है। सो अलग अलग नाम हैं इसके। इंडिया के जो सबसे फेमस हिल स्टेशंस हैं इन नॉर्थ इंडिया वो बेसिकली इन लेसर हिमालयाज में लोकेटेड हैं। सो चाहे आप शिमला की बात करो, कुल्लू है, मनाली, देन दार्जिलिंग, वी हैव दिस आपका डलहौजी एट्सेट्रा, ये सारे हिल स्टेशंस जो हैं दे आर लोकेटेड इन द लेसर हिमालयाज। फिर आता है थर्ड मोस्ट रेंज जिसका नाम है आउटर हिमालयाज और इनको शिवालिक्स भी बोला जाता है, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज जो है ये सबसे छोटी है हाइट में, सबसे हाई जो है वो ग्रेटर हिमालयाज हैं, फॉलोड बाय लेसर हिमालयाज, और लास्ट में आते हैं आउटर हिमालयाज जो कि बहुत ही छोटी रेंज है, जनरली ब्रोकन है वो, स्पेशली इन द वेस्ट टूटी हुई है। पंजाब में कुछ एक नॉर्दर्न पोर्शंस हैं जहाँ पे ये मिलेगी, एंड उसके बाद फिर ये ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है इन द अरुणाचल प्रदेश एरिया, तो जहाँ पे इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको बोला जाता है मिकीर हिल्स, मिशमी हिल्स एट्सेट्रा। देन इन 3 रेंजेस के साथ साथ एक और रेंज आती है जो कि है इसी का ही एक्सटेंशन इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इसको नाम दिया गया है ईस्टर्न हाईलैंड्स का, या इसको पूर्वांचल भी कहते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है, आई विल जस्ट शिफ्ट टू इट इन सम टाइम। Here you can see, yes, do you have a question to ask? कोई सवाल पूछना है आपने? So some of the highest peak of Himalayas अगर हम उनकी बात करें, so we have Mount Everest, ये तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, एलिवेशन 8848 मीटर्स। देन वी हैव कंचनजंगा 8598 मीटर्स, मकालू रेंज 8481 मीटर्स, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सारी पीक्स जो हैं दे आर मोर दैन 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन वीडियो पॉज हो गया। Is the board visible? वीडियो चल रहा है ना? ओके ओके, तो इस केस में अब ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप 6 पीक्स हैं विच आर मोर देन 8000 किलोमीटर्स, सॉरी 8000 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हिमालयन रीजन में है। उसके अलावा नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा या गुरला मंडहाटा, ये और हाई पीक्स हैं जिनकी एलिवेशन 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी हिमालयन रीजन में है। एक क्यूरियस चीज़ देखी, यहाँ पे वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट पीक का नाम नहीं है। विच इज़ दैट पीक? माउंट एवरेस्ट, K2, करेक्ट, दैट इज K2। सो अगर आप K2 की बात करो, इसको हम गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टन। इसकी एलिवेशन जो है दैट इज 8611 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इट इज इवन हायर देन कंचनजंगा। लेकिन हमने कहीं पे भी हिमालयाज में उसका नाम नहीं लिया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो ये K2 है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, रादर ये एक
और माउंटेन रेंज का पार्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। अब ये ट्रांस हिमालयाज एक्चुअली है क्या? 80 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं नीचे, सो 80 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अलोंग क्या होता है, कुछ एक ऑफशूट्स जो हैं वो हिमालय से डाइवर्ट होती हैं। मेन हिमालयस के 80 डिग्रीज ईस्ट के वेस्ट में अगर आप जाओगे, यहाँ से पैरेलल रेंजेस डाइवर्ट हो रही हैं। अब इन रेंजेस को देखो तो ये जो नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज लाई कर रही हैं, ये देखो 1 बनाया था ना, ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, इसके नॉर्थ में आपको 3 पैरेलल रेंज नजर आ रही हैं, 1, 2 एंड देन 3। तो ये जो रेंजेस हैं ये 3 हैं। सदर्न मोस्ट इज कॉल्ड जास्कर रेंज, मिडल वाली का नाम है लद्दाख रेंज एंड टॉप वाली का नाम है कराकोरम रेंज। तो ये जो K2 है वो बेसिकली कराकोरम रेंज में लोकेटेड है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज बट दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। तभी इस लिस्ट में K2 का नाम कहीं पे भी नहीं आया है। दिस इज अ कंपैरिजन चार्ट जो कि बताता है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज। सो ग्रेटर हिमालयाज जो हैं, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। These ranges have an average height of about 6,000 meters. हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं वर्ल्ड की वो यहाँ पे लोकेटेड हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है, चाहे कंचनजंगा है, चाहे वो नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कामेज जैसी पीक्स हैं। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया, जिसमें गेंजेस एंड यमुना जो हैं वो आ जाते हैं। फिर आते हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज लोकेटेड हैं, दे आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, मतलब साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। इनकी जो एवरेज हाइट है दिस इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, दैट इज 3000 मीटर्स। मैनी हिल स्टेशंस एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स जो हैं वो इनके ऊपर लोकेटेड हैं। और ऑफ कोर्स कोई भी बहुत मेजर रिवर जो है उसका सोर्स लाई नहीं करता है इन लेसर हिमालयाज। देन वी हैव द आउटर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज। ये आउटर मोस्ट रेंज है, दिस इज द यू कैन से द रेंज जो कि बहुत छोटी है इन हाइट, स्मॉलेस्ट रेंज है ये। सो इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज ओनली 1200 मीटर्स। हाईली ब्रोकन डिसकंटिन्यूअस, सो डिसकंटिन्यूअस रेंज है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो तभी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखो तो अलग अलग नाम आते हैं, जैसे अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, देन वी हैव डाफला हिल्स, तो ये उसके सेपरेट अलग अलग नाम हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समथिंग कॉल्ड दून्स, दून जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं एज देहरादून। अब ये जो दून है ये बेसिकली क्या है? दून्स आर द elongated and flat valleys which run parallel to the mountain ranges। अब इसका फॉर्मेशन अगर हमने अगर अंडरस्टैंड करना है, सो लेट्स कम टू दिस मैप। यहाँ पे क्या हुआ था, जिस टाइम हिमालयाज की फॉर्मेशन चल रही थी, सो हिमालयाज की फॉर्मेशन के टाइम पे, जस्ट अ मोमेंट, ओके, सो हिमालयाज की फॉर्मेशन के टाइम पे जो ग्रेटर हिमालयाज थे सबसे पहले ये पीक बनी। उसके बाद यहाँ से जो रिवर्स थे, क्योंकि रिवर्स हमेशा ग्रेविटी के साथ फ्लो करते हैं, सो रिवर्स वर फ्लोइंग टूवर्ड साउथ। लेटर स्टेज में क्या हुआ, उसके बाद लेसर हिमालयाज भी ग्रेटर हिमालयाज के साथ साथ बनने लग गए, लेकिन जो आउटर हिमालयाज हैं इनकी फॉर्मेशन काफ़ी लेट हुई थी। ग्रेटर हिमालयाज अराउंड 45 मिलियन ईयर्स पहले बनने स्टार्ट हो गए थे, और उसके ही थोड़े से टाइम के बाद
जो लेसर हिमालयाज थी उनकी भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो आउटर हिमालयाज हैं वो अभी 2 मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, मतलब बहुत लेट जाके बने। सो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो रिवर्स फ्लो करके आ रहे थे फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज एंड थ्रू द लेसर हिमालयाज, अपनी वैलीज काट के आ रहे थे, जब आउटर हिमालयाज बनने लगे तो उनका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि रिवर कभी भी एंटी ग्रेविटी नहीं जाएगा। अगर एक हाईलैंड बनना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, पानी को पीछे रोक दिया। तो लेसर हिमालय से जो रिवर्स नीचे उतर के आ रहे थे वो पीछे रुक गए बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज आउटर हिमालयाज, जिसके कारण पैरेलल लॉन्ग लेक्स क्रिएट हो गई। अब जितने भी रिवर्स लेसर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालय से आते थे वो सारे अपने इरोडेड सेडिमेंट्स, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस को इन लेक्स के ऊपर लगातार डिपॉजिट करते रहे। देन धीरे धीरे ये रिवर्स ने इरोजन करते करते अपना रास्ता बना दिया थ्रू द आउटर हिमालयाज। दे वर एबल टू कट थ्रू द आउटर हिमालयाज एंड ड्रेन आउट। तो ये रिवर्स जिस टाइम फाइनली आउटर हिमालयाज में से अपना रास्ता काट के नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ मूव करना शुरू हुए तो पीछे जो ये टेम्परेरी लेक्स थी वो सारी खाली हो गई, पानी पूरा बाहर निकल गया, लिविंग बिहाइंड फ्लैट डिपॉजिट्स। तो ये जो इलोंगेटेड वैलीज हैं जो कि यहाँ पे बनी हुई हैं, इनको दून कहते हैं एंड देहरादून इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। देन हिमालयाज की रीजनल डिविजन्स हैं। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, दिस इज नॉट ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज रादर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये उल्टा है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हो तो हमें हिमालयाज की 4 रीजनल डिविजन्स देखने को मिलती हैं। पहले जो हैं उनको हम कहते हैं पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज जो हैं ये लोकेटेड हैं बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलुज। सो इस केस में आते हैं द हिमालयाज पीर पंजाल रेंज और हिमालयाज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। सेकेंड डिवीजन आती है कुमाऊं हिमालयाज जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में लोकेटेड है। रिवर काली जो है वो एक्चुअली उसको नेपाल में बोला जाता है महाकाली, इट इज कॉल्ड इन नेपाल, whereas the same river in India is called शारदा। रिवर एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। और ये जो काली रिवर है इट फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, मतलब इंडिया और नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन इट इज लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो सतलुज से लेके काली रिवर तक जो हिमालयाज हैं उनको हम कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं। नेपाल से लेके तीस्ता रिवर तक जो हिमालयाज हैं दे आर पार्ट ऑफ नेपाल हिमालयाज। एंड देन फाइनली तीस्ता रिवर से लेके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर, दिहांग इज नथिंग बट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को दिहांग बोला जाता है। सो तीस्ता रिवर से लेके दिहांग तक का जो हिस्सा है उसको नाम दिया गया है एज आसाम हिमालयाज। सो ये तो आ जाती हैं रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जब हम मूव करते हैं, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज एंड आसाम हिमालयाज। एक मैंने आपको और एक्सटेंशन बताई थी कि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे है नामचा बारवा जहाँ से ग्रेटर हिमालयाज हैं, ये लेसर हिमालयाज हैं, ये आउटर हिमालयाज हैं। और इसके बाद फाइनली एक माउंटेन रेंज हमें नज़र आती है जो नॉर्थ साउथ रनिंग है, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। सो ये जो रेंज आती है इसको नाम दिया गया है ईस्टर्न हाईलैंड्स का।
ईस्टर्न हाईलैंड्स, इनको पूर्वांचल भी बोला जाता है। सो ये जो पूर्वांचल है ये नॉर्थ साउथ रनिंग है, नॉर्थ में इनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो इनकी हाइट कम होने लग जाती है। सो इनके अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो इसका हायर पॉइंट है उसको बोला जाता है पटकाई बुम। सो पटकाई हिल्स लिखी हैं यहाँ पे, सो पटकाई हिल्स और इट इज पटकाई बुम, BUM। देन अरुणाचल प्रदेश के साउथ में जो स्टेट है, प्लीज समवन हैज अनम्यूटेड, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। प्लीज मेक श्योर कि आप म्यूटेड ही रहें, अदरवाइज वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है क्लास में। सो इस केस में पटकाई बुम हो गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के साउथ में लाई करता है नागालैंड, तो नागालैंड में इनको बोला जाता है नागा हिल्स। नागा हिल्स नागालैंड के साउथ में आता है मणिपुर हिल्स, तो ईस्टर्न हाईलैंड्स को बोला जाता है मणिपुर हिल्स। एंड फर्दर साउथ में जहाँ पे मिजोरम आ जाता है वहाँ पे इनका नाम पड़ जाता है मिजो हिल्स। मिजोरम के साउथ में इज़ म्यांमार और वहाँ पे ये रेंज फर्दर म्यांमार की तरफ चले जाती है एज अराकन योमा रेंज। सो दिस इज़ जो है ये डिवीजन है ऑफ अगेन आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स और दी हिमालयाज। इसके बाद जो हमारी सेकेंड डिवीजन आती है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली बने हैं बाय द वर्क ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब ये 3 मेजर रिवर सिस्टम है, रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का डिपोजिशन, रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज का वर्क, एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ जितना भी इन्होंने हिमालयन रीजन में इरोजन किया है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स किया है, तो वो सारे सेडिमेंट्स साउथ ऑफ हिमालयाज आके डिपॉजिट हुए हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास हुआ है फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे जो मेन सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल, द नेम इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द टर्म एलुवियम। एलुवियम रेफर्स टू द सेडिमेंट्स जो कि रिवर रॉक्स को तोड़ के अपने साथ लेके आता है। तो ये सेडिमेंट्स लगातार डिपॉजिट होते हैं जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी थिक, डीप एंड फर्टाइल सॉइल्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। सो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना साउथ ऑफ हिमालयाज, वेस्ट में पंजाब, ईस्ट में आसाम, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एलुवियल सॉइल जो कि ये गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बनी हुई है। द टोटल एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। काफ़ी लंबा प्लेन है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। जो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है जिसको हम वेस्ट पंजाब भी बोलते हैं, वहाँ पे भी ये जो एलुवियल सॉइल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। और ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, वहाँ पे भी ये जो एलुवियल सॉइल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग एरिया। द टोटल लेंथ ऑफ द प्लेन इज 2400 किलोमीटर्स, जितने की हिमालयाज की लेंथ है, क्योंकि हिमालयाज के साउथ में है तो ऑलमोस्ट उतने ही लंबे हैं। एंड जो विड्थ है ऑफ दीज प्लेन्स दैट इज 240 to 320 किलोमीटर्स वाइड। दे आर वाइडर इन द वेस्ट एंड रिलेटिवली नैरो इन द ईस्ट। इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। रादर अगर आप बात करो यूपी, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, सो दीज आर अमंग द टॉप पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट्स में ही हमें मिलती है। सो ये है द इंडो-गंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो वेस्ट में पंजाब से लेके ये पंजाब, हरियाणा, then we have Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam वाला एरिया,
यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब इसी के बीच में कई चीज़ें आती हैं। अगर हम इन प्लेन्स की बात करें तो इसकी दो डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है ज्योग्राफिकल डिवीजन और दूसरी डिवीजन है जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन का मतलब क्या है कि किस नेचर की, किस तरह के मटेरियल से ये जो प्लेन रीजन है वो बना हुआ है। सो इस प्लेन में अगर हम देखें तो इसकी मेजर जोन्स जो हैं वो 4 हैं, भब्बर, तराई, और फिर आता है फर्दर एलुवियल प्लेन जिसके 2 सब पार्ट्स हैं, खादर एंड भांगर। तो इसके बीच में ये सारा का सारा डिवाइडेड है। अब भब्बर, तराई, भांगर, खादर, ये 4 एरियाज जो हैं इसमें डिवीजन कैसे आती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। माउंटेनस कोर्स, एक रिवर जो है जो माउंटेनस एरियाज से अब धीरे धीरे प्लेन एरियाज की तरफ मूव कर रहा है। सो माउंटेन से रिवर बहुत स्टीपली प्लेन एरियाज की तरफ आते हैं और अपने साथ बहुत बड़े बड़े चट्टाने, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो साथ में रोल डाउन करके लेके आते हैं। एज सून एज द रिवर रीचेज द प्लेन एरिया, एकदम से डिप इन द स्लोप एंगल होता है। जो स्लोप अभी तक बहुत स्टीप चल रही थी, प्लेन एरिया में आके वो एकदम से कम हो जाती है, तो रिवर की स्पीड भी कम हो गई प्लस रिवर की एनर्जी भी कम हो गई। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, रिवर के बेस के ऊपर जितना भी हैवी मटेरियल है जो कि रिवर अपने साथ लेके आया हुआ है, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, वो सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है। सो अब यहाँ पे लगातार डिपोजिशन चल रहा है साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज, जिसके कारण एक काफ़ी बड़ा प्लेन एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। टोटल विड्थ अगर हम देखें तो दिस इज 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड। बना किससे हुआ है, बड़े बड़े पत्थर, रॉक पीसेस। अब 2 पत्थरों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके बीच में काफ़ी गैप प्रेजेंट है और जितने भी रिवर्स हैं वो जो भी पानी है वो इन गैप के थ्रू बह रहा होता है। तो सरफेस के ऊपर आपको पानी नज़र नहीं आएगा, रादर जो नदी है वो इन पत्थरों के नीचे बह रही है। इस रीजन को हमने नाम दिया है भब्बर का। तो ये जो भब्बर प्लेन है बेसिकली इनफर्टाइल है, यहाँ पे सॉइल तो है नहीं, सिर्फ चट्टाने हैं, बड़े बड़े रॉक पीसेस हैं और पानी जो है वो पत्थरों के नीचे बह रहा है। ज़्यादा वाइड नहीं होता है, ओनली 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज। जहाँ पे भब्बर खत्म होता है वहाँ पे मतलब अब क्या हुआ, अब बड़े बड़े पत्थर नहीं हैं, बड़े बड़े पत्थर तो सारे पीछे रुक गए, अब इसके आगे सिर्फ पानी मिलेगा। ये कौन सा पानी है, जो कि अभी तक पत्थरों के नीचे से बह रहा था और अब वो पत्थरों से निकल के दोबारा से सरफेस के ऊपर सारा का सारा यहाँ पे पानी जो है वो मिलेगा। तो ये एरिया इसको बोला जाता है तराई और इसकी भी विड्थ अगर आप देखो तो 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड है, लेकिन एक्सेस ऑफ पानी होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। एंड एज सच ये जो तराई रीजन है इट इज़ डिवोटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ दोज क्रॉप्स विच रिक्वायर मोर वाटर। जो भी वाटर डिमांडिंग क्रॉप होगी ना, इंडिया में इस तराई रीजन में उन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये तराई रीजन हमें मिलता है यूपी में और बिहार में, और इन एरियाज में 3 मेजर क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, राइस, जूट, शुगर केन। इन तीनों क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये बेस्ट सूटेड है फॉर दिस तराई कंडीशन। ठीक है, तो ये तो हो गया भब्बर और तराई। अब तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं एलुवियल प्लेन के 2 फर्दर हिस्से, खादर। टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज न्यू एलुवियम एंड देन वी हैव भांगर। भांगर इज द ओल्ड एलुवियम। सो खादर क्या है, लो लाइंग एरियाज, नदी के किनारे जो निचले हिस्से होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हर साल फ्लड आता है, बाढ़ आती है,
क्योंकि बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा पानी होता है रिवर्स में कि वो जनरली ओवरफ्लो हो जाते हैं, और ओवरफ्लो होने के कारण वो आसपास के एरियाज़ में पूरा पानी फैल जाता है, और इसी नदी के पानी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर्स अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके आए हैं, तो ये पूरे सेडिमेंट्स स्प्रेड हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद पानी या तो फ्लो होके निकल जाएगा या फिर अंडरग्राउंड लेवल पे नीचे सीप इन कर जाएगा और पीछे लेयर ऑफ सेडिमेंट्स छूट जाती है। सो इसके कारण क्या होता है, हर साल जो सॉइल है ना वो रिचार्ज हो रही है, सेडिमेंट्स उसके अपने आप रिचार्ज हो रही हैं। सो सॉइल बहुत फर्टाइल रहती है। इन एरियाज को बोला जाता है खादर। ऑन दी अदर हैंड भांगर जो हैं ये हैं एरियाज ऑफ ओल्ड एलुवियम। ओल्ड एलुवियम का मतलब कि ये वो एरियाज हैं जो कि रिलेटिवली कुछ हाइट के ऊपर लाई करते हैं। एलिवेटेड एरियाज हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे सराउंडिंग एरियाज से रिलेटिवली हाइट ज़्यादा है और हर साल यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे हमें जो सॉइल में एलुवियम मिल रही है, जो सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, ये पुराने सेडिमेंट्स हैं। ये कभी जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी तो उस टाइम ये एलुवियम डिपॉजिट हुआ होगा, लेकिन अब क्योंकि ये हाई एरिया है और यहाँ पे बाढ़ हर साल नहीं आती है तो अब यहाँ पे नया एलुवियम की लेयर जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं। अब एक और चीज़ होती है, सॉइल में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, उसके अलावा कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, लाइम एट्सेट्रा, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो सॉइल जहाँ पे पानी की कमी है उन एरियाज में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कैल्शियम पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर सपोज ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो कैल्शियम डिज़ोल्व होके सॉइल में से बह जाएगा, सॉइल में कैल्शियम नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि ये भांगर एरिया काफ़ी हाई लोकेशन पे लोकेटेड है और यहाँ पे पानी जो है वो पहुँच नहीं पाता है, तो इस सॉइल के नीचे अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें कैल्शियम के लम्प्स मिलते हैं। लम्प्स मतलब पत्थर जैसे गोल गोल जो कंकड़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनको बोला भी कंकड़ जाता है, इनको कंकड़ कहते हैं, जो कि बेसिकली कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ भांगर, राइट। तो 4 डिविजन्स हो गई, भब्बर, तेराई, भांगर और खादर। उसके अलावा अगर आप ज्योग्राफिकल डिवीजन देखो तो ज्योग्राफिकल डिवीजन हमारे पास आती है पंजाब हरियाणा प्लेन, ये वाला, फिर आता है गंगा प्लेन जो कि बेसिकली यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये गंगा प्लेन है, और तीसरा आता है आसाम प्लेन या ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इसकी 3 डिविजन्स आ गई। पंजाब हरियाणा प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फीचर, जिसको हम कहते हैं द्वाब। द्वाब क्या होता है? बताएं आप लोग, द्वाब क्या होता है? कौन बता सकता है द्वाब? अच्छा बताओ, पंजाब का क्या मतलब है? स्टेट है ना पंजाब, 5 रिवर्स, ओके, राइट। तो पंज मीन्स 5, आब मतलब रिवर। जब हमने कहा 2 आब, तो दोआब क्या हुआ? 2 रिवर्स के बीच का हिस्सा, ठीक है। द लैंड विच इज बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। पंजाब हरियाणा प्लेन अगर हम देखें ना तो यहाँ पे बेसिकली 5 दोआब थे, तभी तो पंजाब बोला गया, राइट। अब ये जो द्वाब्स हैं यहाँ पे, अगर हम उन द्वाब्स की बात करें तो ये द्वाब्स क्या कहते हैं? फर्स्ट द्वाब, मैं प्रोसीड कर रही हूँ साउथ से नॉर्थ, और हम किस पंजाब की बात कर रहे हैं? अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब ओरिजिनल पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला हिस्से में भी था। सो इस केस में अगर हम टोटल द्वाब देखें ना, सबसे पहले आता था बिस्त द्वाब, उसके बाद बरी द्वाब,
देन वी हैव रचना दोआब, फोर्थ इज छज दोआब, एंड फिफ्थ है सिंध सागर दोआब। नाम से खतरनाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिर्फ नदियां हैं ना, दोआब क्या है, एरिया बिटवीन टू रिवर्स। अब ये दो रिवर्स देखो कौन कौन से हैं, बिस्त ब्यास, और दूसरा रिवर हो गया एसटी सतलुज। देन वी हैव बरी दोआब, ये आ गया ब्यास, और दूसरा कौन सा होगा, रावी, करेक्ट, दैट इज रावी रिवर। तो बरी दोआब बन गया। अब बरी के ऊपर रावी जो है, ये देखो ये इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बनाता है अब तो सब डिस्टेंस। अब हम एंटर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे अब आ गया रचना, तो फिर से आ गया हमारा रावी, चेनाब रिवर। देन छज दोआब, दिस इज चेनाब, और जे से कौन सी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, करेक्ट, झेलम। एंड देन अल्टीमेटली वी हैव सिंध सागर दोआब विच इज बिटवीन झेलम एंड इंडस। सिंध सागर, सिंधु रिवर, सिंधु घाटी, नथिंग इज हिंदुस्तान और हिंदू घाटी, दैट इज बेसिकली सिंधु रिवर। सो सिंध सागर इज झेलम एंड इंडस बेसिकली। सो ये हैं 5 दोआब जो कि ओरिजिनली इस रीजन को बनाते थे। आज की डेट में प्रेजेंट डे इंडिया हैज ओनली 2 दोआब्स। ये 2 दोआब हैं, बरी दोआब एंड बिस्त दोआब। जहाँ तक बात है रचना दोआब की, छज दोआब की, सिंध सागर दोआब की, तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ गया सारा का सारा, तो वो सेपरेट हो चुका है फ्रॉम इंडिया, राइट। सो ये है हमारी सेकेंड फिजियोग्राफिकल डिविजन, दैट इज इंडियन प्लेन। थर्ड डिविजन जो है दैट इज प्लेट्यू। नाउ प्लेट्यू मैंने आपको बताया दिस इज द लार्जेस्ट डिविजन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट 50% ऑफ इंडियन लैंड मास जो है वो प्लेट्यू ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इस प्लेट्यू को अगर आप देखोगे ना तो आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। 2 चीजें हम इसमें देखते हैं, एक तो है इसका सेंट्रल हिस्सा, सेंट्रल हाईलैंड्स इनको हम कहते हैं। दिस इज द रीजन विच इज लोकेटेड इमीडिएटली साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे हमारे पास आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और सेंट्रल हाईलैंड्स के फर्दर साउथ में हमारे पास आता है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, वी हैव मालवा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये वेस्ट टू ईस्ट हैं इनकी लोकेशन। सो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड अल्टीमेटली वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो ईस्ट टू वेस्ट ये, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट ये ऐसे लोकेटेड है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके फर्दर डिविजन्स क्या आती हैं डेक्कन प्लेट्यू की, वी हैव द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप है हमारा इग्नियस रॉक्स का एक टेरिटरी वेस्टर्न इंडिया में जो लाई करता है। देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स, वी हैव ईस्टर्न घाट्स, एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू। और इसी के ही बीच में और भी काफ़ी सारे प्लेट्यूज आते हैं, जैसे तेलंगाना प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, वो छोटी छोटी डिविजन्स हमें यहाँ पे देखने को और मिलती हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप ये देखो तो ये रहे हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ये रहा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पे अरावली रेंज है। This is the south of the northern plains of India like this, right? So ये तो आ गए northern plains। northern plains के साउथ में हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं, और इसके नॉर्थ जो वेस्टर्न बाउंड्री है ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू वो
राजस्थान की जो अरावली रेंज है वो डिसाइड करती है। सो वी हैव प्लेट्यू ऑफ मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन वी हैव डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पास आता है एरिया, मेजर एरिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि है डेक्कन प्लेट्यू। इसके नीचे कर्नाटका वाला हिस्सा आ जाता है, कर्नाटका प्लेट्यू। देन इसके ईस्ट में जाओगे तो वी हैव प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना एंड देन वी हैव अ दंडकारण्य प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेसिकली लाई करता है। जो ईस्टर्न बाउंड्री है ऑफ दिस प्लेट्यू दैट इज मार्क्ड बाय ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न बाउंड्री जो है दिस इज मार्क्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। एंड देन वी हैव अनदर डिविजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि है शिलोंग प्लेट्यू, ऑल्सो कॉल्ड मेघालय प्लेट्यू, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय दिस गैप इन बिटवीन। ये जो गैप है ना, ये आज के डेट में ये रहा बांग्लादेश और ये है वेस्ट बंगाल। ये दो एरिया, मतलब बंगाल एरिया आप कह लो, कलेक्टिव बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश है। सो ये पूरा एरिया जो है ना, इन द पास्ट ये वाला एरिया डाउन संक हो गया था, कि नीचे को धंस गया था। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाउन फॉल्टिंग। एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नीचे को जाना, तो क्रैक्स डेवलप हुए। क्रैक्स के कारण क्या हुआ, ये सेंट्रल ब्लॉक जो था वो नीचे को मूव कर गया एज कंपेयर टू द साइड ब्लॉक्स, तो बीच में ये गैप क्रिएट हो गया। सो इस गैप के कारण जो मेघालय प्लेट्यू है या शिलोंग प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया, राइट। सो ये तो है एक सिंपल डिविजन, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू itself is a very complex division of पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स डिवीजन को अगर आप देखोगे बारीकी से तो आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी मिलेंगे, हिल्स मिलेंगी, प्लेन एरियाज मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है। अब ये डाइवर्सिफिकेशन चलता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी माइन्यूटली। सबसे पहले आता है अरावली रेंज। अब अरावली रेंज अगर हम देखें तो ये काफ़ी लॉन्ग रेंज है। इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 725 किलोमीटर्स। यू नो, जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अरावली रेंज जो है वो हिमालय से भी बड़ी रेंज थी, बहुत पुरानी है। रादर ये अगर हम माउंटेन कैटेगरी देखें ना तो इनको हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स, स्केलेटल माउंटेन, मतलब बचा खुचा हिस्सा ऑफ माउंटेन, क्योंकि ये माउंटेन बहुत पुराने थे और मिलियंस ऑफ ईयर्स से, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसकी लगातार इरोजन चल रही है। सो इरोजन के चलते क्या हुआ है, सारी सॉफ्ट रॉक्स रिमूव हो गई हैं, सिर्फ हार्ड रॉक्स रह गई हैं। जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि अरावली सेंट्रल एशिया तक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट से तो ये सारी की सारी इरोड हो गई, एरिया फ्लैट हो गया और लेटर ऑन यहाँ पे हिमालयाज भी बन गए, लेकिन सर्दर्न हिस्से में अभी भी जो अरावली माउंटेन रेंज है वो प्रेजेंट है। तो दिल्ली से लेके अजमेर तक, सॉरी उदयपुर तक ये जो माउंटेन रेंज है ये एक्सटेंड करती है एंड दिस फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इस माउंटेन रेंज के साउथ ईस्ट में लाई करता है प्लेट्यू ऑफ मालवा। मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में है प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, देन वी हैव प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड एंड अल्टीमेटली वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू आउट हियर, राइट। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसका जो ये ईस्टर्न लिमिट है ना, ये वाला, यहाँ पे हिल्स हैं जिनको बोला जाता है राजमहल हिल्स। वेयरएज जो ये शिलोंग प्लेट्यू है यहाँ पे भी हमें हिल्स मिलती हैं। ये देखो, ये ब्राउन कलर से दिखा रखी है, ये भी अलग अलग हिल्स हैं। तो ये हिल्स हैं गारो, फिर आती हैं खासी, जयंतिया हिल्स,
और उसके बाद एक और हिल्स आती हैं जिनका नाम है मिश्मी हिल्स, वो और ईस्ट में जाती हैं। सो बिटवीन दिस राजमहल हिल्स एंड गारो हिल्स ये डाउन फॉल्टिंग हुई है, इसलिए इसको हम गारो राजमहल गैप भी कहते हैं। ये गैप है विच इज क्रिएटेड और विच इज सेपरेटेड बाय गारो हिल्स इन द ईस्ट एंड राजमहल हिल्स इन द वेस्ट। तो ये यहाँ पे आया। इसके बाद जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, जो हमने प्लेट्यू रीजन की बात की, तो इस प्लेट्यू रीजन में सेंट्रल हाईलैंड्स में देखो तो ईस्टर्न मोस्ट साइड में, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट साइड में हमारे पास है कैमूर हिल्स, सॉरी विंध्या हिल्स, विंध्यांचल कहते हैं हम इनको, विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में कैमूर हिल्स हैं और इसके ईस्ट में जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे आएंगी मैकाला रेंज एंड अल्टीमेटली महादेव हिल्स। तो ये अलग अलग हिस्से हैं ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स जिनके ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। सो विंध्यांचल है, विंध्यांचल के साउथ में सतपुड़ा है और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो नदी आपको नजर आ रही है ये नर्मदा है। वैसे ही सतपुड़ा और उसके नीचे अजंता रेंज है और उसके बीच में ये ताप्ती रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। देन वेस्टर्न घाट्स के पास ही पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, वो वहाँ से प्रेजेंट हैं। तो इसका नाम है सतमाला रेंज, उसके नीचे आती है हरिश्चंद्र रेंज। ये सी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं दैट विच पार्ट ऑफ इंडिया और विच स्टेट ऑफ इंडिया हरिश्चंद्र रेंज इज सिचुएटेड, तो वो बेसिकली महाराष्ट्र में है। तो इसलिए ये वाले जो नाम हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स join together at नीलगिरी हिल्स। दोनों साइड से ये जो लिमिट है ऑफ प्लेट्यू, जिस टाइम ये मर्ज करती है तो ये मर्ज करती है एट नीलगिरी हिल्स, जहां पे लाई करती है द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया जिसका नाम है डोडा बेटा। सो ये जो डोडा बेटा पीक है, मैं ना ये इरेज कर रही हूँ सो दैट आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लो। ये देखो, ये जो डोडा बेटा पीक है दिस इज लाइंग इन द नीलगिरी हिल्स विच इज बेसिकली द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। फिर आता है एक गैप, प्लेन एरिया है ये सारा का सारा, और उसके नीचे फिर से ये माउंटेनस रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो माउंटेनस रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारी रेंजेस हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। इसमें से एक रेंज जो है उसका नाम है ये अनामलाई रेंज, फिर एक रेंज है उसका नाम है कार्डमम हिल्स। कार्डमम मतलब इलायची। सो इन हिल्स के ऊपर इलायची कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका नाम कार्डमम हिल्स डाल दिया है। यहीं पे एक और हिल्स हैं जिनका नाम है पलनी हिल्स, देन वर्षुनाद हिल। ये अलग अलग हिल्स हैं जो कि इसी रीजन में हमें मिलती हैं। अनाय मुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक है अनाय मुदी जो कि अनामलाई रेंज में है, एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा जो कि नीलगिरी हिल्स में है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हम आगे डिटेल में करेंगे, तो इसको मैं अभी यहाँ पे छोड़ रही हूँ। सो हमने क्या देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या मिल रहा है। हिल्स हैं, अरावली रेंज है, विंध्यांचल रेंज है, सतपुड़ा हिल्स, कैमूर, मैकाला, महादेव हिल्स, राजमहल हिल्स, सोनपर हिल्स एक्सेट्रा। ये बहुत सारी हिल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इसी में ही एक पेनिनसुलर इंडिया का एक और पार्ट है शिलोंग प्लेट्यू के नाम से, मेघालय प्लेट्यू, जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय दिस गारो राजमहल गैप। तो यहाँ पे इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको कहते हैं गारो हिल्स, जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज खासी जयंतिया हिल्स, एंड अल्टीमेटली हमारे पास आती हैं ये मिश्मी हिल्स। सो मालवा प्लेट्यू जो है ये फॉर्म करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, और सारा एरिया आता है
between the Aravalli range in the northwest and Vindhyanchal range in the south. तो ये रहा हमारा मालवा प्लेट्यू। फिर आता है प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, जो कि मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में लोकेटेड है, मेनली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सो सदर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है एंड 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया। जो प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड है वो बुंदेलखंड के फर्दर ईस्ट में है, जिसमें आता है नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। छोटा प्लेट्यू है रिलेटिवली, एरिया इज 14,323 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। तो ये इसका एरिया है। देन वी हैव द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको एक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। आप किसी भी मिनरल का नाम लो वो हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ज़रूर मिलता है। अब आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, देन वी हैव लेड, जिंक, उसके अलावा गोल्ड, तो ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि इस रीजन में हमें मिलते हैं। सो जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है इट इज़ बेसिकली स्पैनिंग इन द स्टेट ऑफ झारखंड और उसके साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का रीजन जो है वो भी इसके बीच में आ जाता है। देन डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेट्यू है इंडिया का तो जिसने मेजॉरिटी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को कवर अप कर रखा है। तो ये जो प्लेट्यू है इसकी एलिवेशन नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ इंक्रीज हो रही है, तभी तो नीलगिरी हिल्स में सेकेंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ लगातार ऊंचा होता जा रहा है, उसकी एलिवेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी में ही आता है वेस्टर्न घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये स्टार्ट करते हैं नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, वहाँ से स्टार्ट हुए साउथ ऑफ रिवर ताप्ती और रन करते हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका एंड अल्टीमेटली केरला, वहाँ पे फिर ये एंटर किए। तो तमिलनाडु और गोवा में भी इसका एक्सटेंशन जो है वो पहुँच जाता है। टोटल लेंथ है 1600 किलोमीटर्स एंड जो एवरेज एलिवेशन है वो है 1200 मीटर्स। इसकी जो हाइट है वो लगातार साउथ की तरफ इंक्रीज करती है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन द साउथ एज कंपेयर टू नॉर्थ। ईस्टर्न घाट्स ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये रन करते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पास थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, वहाँ से आंध्र प्रदेश एंड अल्टीमेटली तमिलनाडु। इनकी जो हाइट है वो उल्टी है, दे आर हायर इन द नॉर्थ एंड लोअर इन द साउथ। सो इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो है 600 मीटर्स, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है महेंद्रगिरी उड़ीसा में, और महेंद्रगिरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर्स है फ्रॉम द सी लेवल। सो ये है हाईएस्ट पॉइंट जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। मतलब जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो छोटे होने लग जाते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट ईस्टर्न घाट्स, ये कंटिन्यूअस नहीं है। वेस्टर्न घाट्स तो बिल्कुल कंटिन्यूअस हैं, वेस्टर्न घाट्स की कंटिन्यूटी कहीं कहीं पे ब्रोकन है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा डाइसेक्टेड हैं। क्योंकि देखो इंडिया के जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो मेजर रिवर्स हैं, रिवर महानदी उसके ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी उसकी ट्रिब्यूटरीज, रिवर कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू एंड इन सबके ट्रिब्यूटरीज वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। सो ये इसके कारण इतना ज़्यादा इरोजन हुआ है इन रिवर्स ने, ईस्टर्न घाट्स को पूरा काट दिया है, डाइसेक्ट कर दिया है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं अब, इसीलिए मल्टीपल माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। आई विल जस्ट शेयर दिस मैप अगेन। ये देखो,
ये जो इतनी सारी आपको हिल्स नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली हिल्स क्या हैं, ये ईस्टर्न घाट्स के कटे हुए सेक्शंस हैं जो कि गोदावरी और उसके ट्रिब्यूटरीज या कृष्णा और उसके ट्रिब्यूटरीज ने सेपरेट कर दिए हैं। सो वी हैव उड़ीसा में गरजट हिल्स हैं, उसके नीचे ये नयागढ़ हिल्स आ जाती हैं। फिर उड़ीसा के सर्दर्न पार्ट में हमारे पास आते हैं नर्दर्न सरकार्स, आंध्र प्रदेश में नल्लामला हिल्स, नल्लामाला हिल्स, देन वेनुकोंडा हिल्स, पलकोंडा हिल्स, नगारी हिल्स, जावादी हिल्स, शिवरोय हिल्स और उसके बाद नीलगिरी हिल्स के साथ ये अल्टीमेटली सब कुछ मर्ज हो जाता है। सो दिस इज हाउ डाइसेक्टेड द ईस्टर्न घाट्स आर। देन नेक्स्ट जो हमारा रीजन आता है वो है नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है इसको हम करबी मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, जो कि इंडियन प्लेट्यू का ही हिस्सा है एंड सेपरेटेड है बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस गारो राजमहल गैप। यहाँ पे दो प्लेट्यूज मिलते हैं, एक तो है प्लेट्यू ऑफ मेघालय और दूसरा आता है करबी एंगलोंग प्लेट्यू जो कि उसके फर्दर ईस्ट में लाई करता है। देन नेक्स्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है इंडिया की, दैट इज द इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये लाई करती है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली हिल्स, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड नॉर्दर्न गुजरात। सो ये रीजन्स हैं जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली सैंड ड्यून्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस एरिया को हम इंडियन डेजर्ट का एक नाम है जिसको हम कहते हैं थार डेजर्ट, और एक और इसको बोला गया है नाम, दैट इज मरुस्थली, डेड लैंड। डेड लैंड क्यों, लैंड ऑफ द डेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन हमें नहीं मिलेगी, डेजर्ट है, बारिश ही बहुत ज़्यादा कम होती है, तो एज सच यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, तभी ये मरुस्थली है। इस रीजन में जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम है, दैट इज बिलो 15 सेंटीमीटर्स पर एनम, इससे भी कम है। तो ऑलमोस्ट ड्राई एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कैक्टस या थोड़े से स्कैटर्ड बुशेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, बट अदरवाइज वेजिटेशन कवर जो है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट। और इस एरिया में जो स्ट्रीम्स हैं, जब बारिश होती है तो छोटी छोटी नदियाँ अपीयर हो जाती हैं, लेकिन जैसी बारिश बंद होती हैं तो साथ के साथ वो डिसअपेयर हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम इज बेसिकली गोइंग ऑन एज फार एज दिस इंडियन डेजर्ट इज कंसर्न। सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। किसी ने सुना है लूनी के बारे में? नहीं? अच्छा, हाँ, क्या सुना है आपने इसके बारे में? ये सलाइन वाटर है, इसका नमकीन पानी है। स्पेशली एक राजस्थान में ना एक जगह है, उसका नाम है बलोतड़ा। तो बलोतड़ा के नीचे, मतलब साउथ ऑफ बलोतड़ा, इसका जो पानी है ना वो खारा हो जाता है, तभी लूनी, लून नमक, उससे इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन लूनी पार्ट एंड पार्सल है। एक और हम बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है कि नदी तो है लेकिन वो समुद्र तक नहीं जा पाएगी, सागर तक नहीं जा पाएगी। गंगा रिवर है, हिमालय से राइज हुआ लेकिन बे ऑफ बंगाल में जाके एंटर किया, सागर में गया। रिवर इंडस है, वो हिमालयाज में कैलाश मानसरोवर के पास वहाँ पे राइज हुआ, पूरी जर्नी हिमालयन रीजन से करते करते प्लेन एरिया में आया और कराची के पास डेल्टा बना के अरेबियन सी में समा गया, राइट। सो इवेंचुअली एंड पॉइंट ऑफ अ रिवर इज सी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रिवर है वो सी में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, वो वहीं पर रास्ते में ही कहीं पे सूख जाएगा या उसके बीच में पानी जो है वो खत्म हो जाएगा।
ऐसे रिवर्स को हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट, या फिर जो इंटरनल लेक्स हैं जो कि कभी भी समुद्र के साथ कनेक्टेड नहीं होंगी। सो लूनी जो रिवर है ना, नो डाउट अरावली रेंज से आ रहा है, काफ़ी बड़ा रिवर है, लेकिन अरेबियन सी में पहुंचने से पहले ही गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। सो ये इसकी स्पेशलिटी है। फिर आते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब ये देखो जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में ये एक फ्लैट एरिया है जो कि लो लाइंग एरिया है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। तो ये हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वैसे ही तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट्स, ये देखो ईस्टर्न घाट्स ये रेड कटे फटे, तो इसके बीच में जो पूरा एरिया है प्लेन एरिया, ईस्ट कोस्ट और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। सो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये यहाँ पे आपको पोर्ट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनी हुई हैं इंडिया की, इधर एग्रीकल्चर बहुत ज़रा फ्लरिश कर रहा है और बहुत ज़रा पॉपुलेशन जो है वो रहती है इन एरियाज़ में। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये स्ट्रेच करता है तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बहुत वाइड प्लेन है, विड्थ देखो, ओके। अच्छा, एक मैसेज है आप लोगों के लिए, आज सीसैट की कोई क्लास नहीं होगी। आफ्टर दिस क्लास आप लोग फ्री हैं तो सीसैट आज नहीं होगा, अपने माइंड में रखना इस चीज़ को। ओके, सो द विड्थ ऑफ द प्लेन्स जो है वो वेरी करता है 100 to 130 किलोमीटर्स, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत नैरो हैं, ये बहुत ही नैरो हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं। इसका डिफरेंस क्या है, वही रीज़न है। सी ये वाला क्वेश्चन अब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि वाई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये आपको अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका रीज़न क्या है, जो जनरल स्लोप है ऑफ इंडियन पेनिनसुला वो है वेस्ट टू ईस्ट। तभी आप देखो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। अब क्योंकि रिवर्स वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होके ईस्टर्न घाट्स के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, तो इन रिवर्स ने ईस्टर्न घाट्स को बहुत ज़्यादा काट दिया है, इरोड कर दिया है, जिसके कारण कई सेक्शन से तो ईस्टर्न घाट्स बिल्कुल गायब हो गए हैं, क्योंकि वो रॉक ऑफ रिवर इतना प्रोमिनेंट है कि उन्होंने पूरा इरोजन कर दिया है। यही रीज़न है कि वाई दे आर 100 to 130 किलोमीटर्स वाइड। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के दो डिविजन्स हैं, नर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं नर्दर्न सरकार उड़ीसा में, और जो सर्दर्न पार्ट है स्पेशली साउथ ऑफ गोदावरी कृष्णा डेल्टा टू तमिलनाडु का कोस्ट, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये इसकी दो डिविजन्स आ जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स ऑन दी अदर हैंड गुजरात के कोस्ट से स्टार्ट करते करते केरला तक एग्जिस्ट करते हैं। ये काफ़ी नैरो हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। मैंने आपको अभी बताया इनकी देखो विड्थ कहाँ है, 50 to 80 किलोमीटर्स। ईस्टर्न घाट्स की 100 to 130 किलोमीटर्स थी। इसके भी 4 डिविजन्स हैं। गुजरात में इसको कहते हैं गुजरात कोस्ट, अप टिल दिस यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये जो गुजरात का कोस्ट है ना, ये कुछ ऐसा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है। सो ये कच्छ से स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से ये पूरा का पूरा जो कोस्ट है अप टिल दमन एंड दीव, इसको कहते हैं गुजरात कोस्ट। दमन एंड दीव से लेके गोवा तक जो पोर्शन है उसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट। देन गोवा से लेके अप टिल द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, इसको बोला जाता है कन्नड़ कोस्टल प्लेन। एंड जो तमिलनाडु का पोर्शन, सॉरी केरला का पोर्शन है, वहां पे इसका नाम पड़ता है मालाबार कोस्ट। सो ये इसकी 4 डिवीजन मानी जाती हैं। एंड अल्टीमेटली वी हैव द आइलैंड्स। आइलैंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं,
that is Andaman and Nicobar Island in Bay of Bengal and Lakshadweep Island in Arabian Sea region. तो अब आप ये देखो, ये डिवीजन है इनका टेक्निकली स्पीकिंग. अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, अंडमान ग्रुप नॉर्थ में, निकोबार ग्रुप साउथ में, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू दिस 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री बेसिकली 10 डिग्री लैटिट्यूड. तो 10 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड 10 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. फर्स्ट डिवीजन. सेकेंडली, अगर आप अब अंडमान ग्रुप को देखते हो तो उसमें उसके भी आगे 2 डिविजन्स आते हैं. एक आता है मेजर ग्रुप जिसको बोला जाता है ग्रेट अंडमान. ग्रेट अंडमान में सबसे नॉर्थ में आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान और उसके बाद आता है साउथ अंडमान. एंड देन एक छोटा सा अंडमान ग्रुप का और आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, जो कि ग्रेट अंडमान से सेपरेटेड है थ्रू दिस डंकन पास और डंकन पैसेज. सो ये जो डंकन पैसेज है ये बेसिकली सेपरेट करता है द ग्रेट अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान. नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में बैरन आइलैंड लोकेटेड है विच रिसेंटली बिकेम एक्टिव. डोरमेंट था, अभी रिसेंटली एक्टिव हुआ है एंड दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया. लेकिन नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ में नारकोंडम आइलैंड है जो कि बेसिकली एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है. अगेन ये आपके क्वेश्चंस हैं फॉर द प्रीलिम्स जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं. इसके नीचे आता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड वहां पे लाई करता है सर्दर्न मोस्ट पार्ट इंदिरा पॉइंट, जो सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो कि आज की डेट में इंडियन ओशन के नीचे है. मैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, यहाँ पे नहीं है तो ओके, आई टेल यू हेयर ओनली कि जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसके भी आगे डिविजन्स हैं. सबसे ऊपर जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है उसका नाम है कार निकोबार. देन उसके नीचे आइलैंड आता है जिसका नाम है लेसर निकोबार. एंड फाइनली वी हैव द मेजर आइलैंड जिसका नाम है ग्रेट निकोबार. तो ये जो ग्रेट निकोबार का जो सर्दर्न मोस्ट टिप है दिस इज द इंदिरा पॉइंट जो कि अब पानी के नीचे है. तो ये आ जाता है पूरा का पूरा डिवीजन. आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट डंकन पैसेज सेपरेट्स व्हाट. सो डंकन पैसेज इज सेपरेटिंग ग्रेट अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान. The boundary, the separation boundary between Andaman and Nicobar group of island is decided by what? 8 degree channel, 10 degree channel, Duncan passage की say 11 degree channel. So that is your 10 degree channel. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि the only active volcano of India is located where? Is it in the Nicobar group of island? Is it in Little Andaman? Is it located between North Andaman or Middle Andaman or is it located in Lakshadweep Island? So वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन है. एंड देन वी हैव लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि बेसिकली अरेबियन सी में है. सी बेसिकली ना नेचर का डिफरेंस है. जो अंडमान ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, दीज आर पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज. इट इज बेसिकली बिलीव्ड कि इस एरिया में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज थी जो कि म्यांमार से चलते चलते अल्टीमेटली इंडोनेशिया तक एग्जिस्ट करती थी. जिस टाइम लास्ट आइस एज खत्म हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ और सी लेवल इंक्रीज हुआ तो ये माउंटेन रेंज पानी के नीचे सबमर्ज हो गई. अब इस रेंज का वो हिस्सा जो कि पानी के ऊपर है वहाँ पे हमारे ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बेसिकली बने हुए हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो दीज आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स. ये कोरल रीफ्स के बने हुए हैं. कोरल रीफ्स बेसिकली छोटे छोटे ना मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोरल्स. तो कोरल्स
कि जो बॉडी शेल्स हैं वो बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अपनी डेथ के बाद जब ये कोरल नीचे सेटल होते हैं तो इन्हीं के ऊपर और एक्यूमुलेशन से जो कोरल्स हैं वो अपना घर बनाते रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं एक्चुअली ये। ये पूरा का पूरा मास ना एक लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़ा रॉकी मास नीचे से ऊपर को राइज करना शुरू हो जाता है, और जब जब इस रॉकी स्ट्रक्चर का पोर्शन सी के ऊपर इमर्ज होगा तो वहाँ पे आइलैंड बन जाएगा। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स बेसिकली उस ग्रुप के हैं। टोटल ऑफ 36 आइलैंड्स। कहते तो लक्षद्वीप है मतलब ग्रुप ऑफ 1 लाख आइलैंड, लेकिन कोई लाख आइलैंड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 36 आइलैंड्स हैं। Majority of the islands are uninhabited. When we say uninhabited, that means that no one lives there. सिर्फ जो population है ना वो कुछ एक limited islands के ऊपर ही located है in लक्षद्वीप group of island. So लक्षद्वीप island के south में है मिनिकॉय island, जो कि आप कह सकते हो southern most island है of लक्षद्वीप group and biggest island है। So ये दोनों separated हैं by 9 degree channel एंड मिनिकॉय और मालदीव्स अब हमारा आ गया आइलैंड नेबर कंट्री। सो वो 8 डिग्रीज चैनल से सेपरेटेड है, ठीक है। सो आउट ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स ये देखो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 10 में रहती है, और 10 में से सिर्फ 6 हैं जहाँ पे टूरिज्म अलाउड है। 4 जो आइलैंड्स हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे टूरिज्म जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बहुत छोटा एरिया है, इट इज़ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर्स जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। मेनली कोरल रीफ्स हैं अलग अलग टाइप की। सो अटॉल्स हैं जो कि सर्कुलर रीफ्स होती हैं, ये देखो सर्कुलर रीफ, और इनके बीच में एक वाटर बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं लगून। सेमी एनक्लोज्ड वाटर बॉडी या एनक्लोज्ड वाटर बॉडी इन सर्कुलर आइलैंड्स के बीच में प्रेजेंट है, तो वो है हमारे अटॉल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अटेम्प्ट करें, देखते हैं अटेम्प्ट कर पाओगे कि आप नहीं कर पाओगे इसको। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास को क्या कहते हैं? हिमाद्री, करेक्ट, दैट्स द हिमाद्री। सदर्न मोस्ट है शिवालिक्स, ये मिडल है, लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। द सॉइल कंटेनिंग कैल्केरियस डिपॉजिट्स इज लोकली नोन एज ये नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में मैंने आपको बताया था उसके 4 डिविजन्स हैं, भब्बर, तराई, भांगर, खादर। खादर न्यू एलुवियम, भांगर ओल्ड एलुवियम। और भांगर की कुछ डेप्थ में हमें कैल्शियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, कैल्केरियस डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में हम कंकड़ कहते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज मैंने आपको बताया है, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। दिस इज इन उड़ीसा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड इज इट कोंकण, इज इट कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट क्या है? चलो गेस करो। इट इज बेसिकली कोंकण कोस्ट। मैंने आपको बताया था फ्रॉम दादरा एंड नगर हवेली टू मतलब दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली टू गोवा इज कोंकण। गोवा से लेके कर्नाटका के बॉर्डर तक, कर्नाटका केरला के बॉर्डर तक कन्नड़ प्लेन, एंड पूरा का पूरा केरला प्लेन इज मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का सदर्न पार्ट है। तमिलनाडु का कोस्ट इज बेसिकली द कोरोमंडल कोस्ट। Then mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called what? Purvanchal. Eastern Highlands or Purvanchal. The longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and Shivaliks are known as
दून्स, देहरादून, वो आपको बताया था ना जिस टाइम आउटर हिमालयस बने थे तो दे ऑब्स्ट्रक्टेड द पाथ ऑफ द लेसर हिमालयस एंड द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द लेसर हिमालयस, जिसके कारण टेम्परेरी लेक्स बनी और बाद में लेटर ऑन जिस टाइम इन रिवर्स ने अपना वैली कट कर ली थी फ्रॉम आउटर हिमालयस तो वो पानी ड्रेन हो गया और पीछे ये फ्लैट इलोंगेटेड वैलीज वर लेफ्ट बिहाइंड जिनको हम दून्स कहते हैं. व्हाट आर लेसर हिमालयस नोन एज? नहीं, दे आर नोन एज हिमाचल. शिवालिक्स हैं आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज हिमाचल हैं, ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज हिमाद्री हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स पूर्वांचल हैं. ठीक है, तो वो हिमाचल रेंज है बेसिकली. जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स? जो सबसे पुराना होगा वो सबसे स्टेबल होगा. सिंपल है. तो सबसे पुराना क्या है? नहीं, हिमालय तो यंगेस्ट हैं, ये तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. मैंने आपको बताया था कि इंडिया की ओल्डेस्ट रॉक्स कहाँ पे मिलेंगी? पेनिनसुलर प्लेटियो. दिस इज द मोस्ट स्टेबल ब्लॉक. सबसे पुराना है, सबसे पुरानी रॉक्स मिलती हैं, मोस्ट स्टेबल है, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. राइट. सो ये है आपका जस्ट एक इंट्रोडक्शन. सी, जैसे मैं आपसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रही थी ना क्लास में, सो सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आते रहेंगे. सो डरना नहीं है, मतलब देयर इज नो कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम को निकालना, या फिर ऐसा नहीं है कि हमने तो तैयारी शुरू भी नहीं की है और कैसे होगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट आपका 6 से लेके 12th तक का जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही बेस है, और आप उसी बेस को पकड़ के रखें बस. तो हम क्लास में वही सारी चीज़ें कवर अप करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक माइन्यूट चीज़ को देखना इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में यू नेवर नो कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ली जाए, तो आप कोई डिटेल मिस नहीं कर सकते हो, लेकिन डिटेल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं भी नहीं. तो मैंने आपको वही स्ट्रैटेजी बताई है. एक तो आपके पास NCERTs होनी चाहिए, खरीद लो, नहीं तो PDF अवेलेबल हैं, ऑनलाइन PDFs अवेलेबल हैं. एड्यूफ्लोर की वेबसाइट के ऊपर आपको PDFs मिल जाएंगे ऑफ दीज NCERTs. उसको पढ़ो, और एक गुड एटलस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक्स या तो खरीद लो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स जो कि ऑलरेडी क्लास में हो गए हैं. तो ये आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाएगा. एंड आपने देख तो लिया है कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्लास में भी कर रहे हैं क्वेश्चंस. सो ये एक रिविजन जो है दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? साइलेंस का मतलब नो है ना. साइलेंस, हाँ जी. HPSC की साइट पे डालेंगे ये, दे विल बी पुटिंग अप द सिलेबस. आप HPSC की साइट को बार बार ज़रा चेक करते रहें, क्योंकि मैंने आज भी चेक किया था तो दिन तक वहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं था, बट सूनर और लेटर दे विल बी पुटिंग अप द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेबस, है ना. तो हमारे लिए बेटर वही है कि जो HPSC मेंशन कर रहा है हम वही सिलेबस फॉलो करें, बट स्टिल टू हैव अ रफ आइडिया कि किस किस्म के क्वेश्चंस हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, वो भी HPSC की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. ठीक है, या ऑल राइट. तो अभी आपकी CSAT की क्लास नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. ओके, बाय.